हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट के क्रम में आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 22। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने आज के प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन के सबसे महान वादकों में से एक है। प्रश्न ये पूछना चाहता है कि जाकिर हुसैन किसके वादक हैं। तो आप सबको पता होगा कि जाकिर हुसैन क्या हैं, तबला वादक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तो सही होगा। लेकिन इनके संदर्भ में एक और बात याद रखेंगे कि इनको हाल ही में अभी 2023 में ही हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इन्हें पद्म भूषण से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन एवं बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मण ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं किया गया है। तो किस आश्रम की व्यवस्था किया गया था? गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था किया गया था, किंतु परमार्थ कोई ऐसा आश्रम की व्यवस्था नहीं किया गया था। बात क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 3 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका काली मृदा है इसी को हम लोग रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। बात क्लियर? चलिए अब एक कहाँ पाए जाती हैं, तो ध्यान दीजिए ये मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के हिस्सों में यह काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न करें कि मेजर ध्यानचंद्र किस खेल के लिए जाने जाते हैं। तो इनको कौन नहीं जानता है कि मेजर ध्यानचंद्र जी किस खेल के लिए जाने जाते हैं। तो यह जाने जाते हैं हॉकी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए और ये भी बात याद रखेंगे, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए और इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस में? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो आप बताइए, इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता होगा? जिस दिन इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका 29 अगस्त सन 1905 में। कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। इस समय का प्रयागराज और उस समय का इलाहाबाद। अगला प्रश्न कह कि केंद्र ने 2019 में संविधान के अनुच्छेद 270 को रद्द किया। इस अनुच्छेद ने किस राज्य को विशेष दर्जा दिया था, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि जो आपका आर्टिकल 370 था वह जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष प्रावधान करता था। अगला प्रश्न कर रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका जनसंख्या घनत्व था वो था 382। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की आत्मकथा है, यानी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो वह आत्मकथा है आपका किसका? नेल्सन मंडेला का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो जो ओलंपिक खेल चीन के बीजिंग में
आयोजित किया जाता है, किया गया था 2022 की बात कर रहा है, यानी कि प्रत्येक 4 साल में होती है। तो ये तो सब जगह बदल बदल के होती है, ठीक है। तो पूछा है कि 2022 वाला जो ओलंपिक में हुआ था वह किस महीने में आयोजित किया गया था? तो वह आयोजित किया गया था फरवरी महीने में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। इसमें कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था सूरत में, ठीक है, और इसे कहा जाता है सूरत का फूट। इसमें 2 भाग गरम दल और नरम दल में बट गए थे। तो इसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न करा कि केंद्रीय बैंक द्वारा देश के आर्थिक हित में बैंक को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनाए जाने वाली एक विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को कहते हैं नैतिक दबाव। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि भारत के तेलंगाना का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक हिंदू त्योहार देवी महाकाली को संबंधित है? यानी कि कह रहा है कि कौन सा जो इसमें तेलंगाना का हिंदू त्योहार है जो माँ काली को समर्पित है? तो वह आपका है बोनालू। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और 21 महीने में मनाया जाता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो ये भी याद रखेंगे, यह आषाढ़ महीने में मनाया जाता है, ठीक है, आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। अभी 1 महीना पहले मनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 12 कि निम्न में से कौन पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टियों में से एक है? निम्न में से कौन पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टियों में से एक है? तो कौन सा है? कि भारत के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा जी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जैविक खेती की विशेषता नहीं है? कौन सी जैविक खेती की विशेषता नहीं है? कह कि जैविक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, इसलिए इस खेती का नाम दिया जाता है जैविक खेती। मिश्रित कृषि एवं कोई उपयोग नहीं, मिश्रित कृषि एवं कोई उपयोग नहीं। ऐसी कोई बात नहीं कि जो मिश्रित खेती होती है केवल जैविक खेती में होती है और रासायनिक खेती में भी हो सकती है। रसायनों का न्यूनतम या कोई प्रयोग नहीं। हाँ, जितना से कम हो सके रसायनों का कम प्रयोग करें, या हो सके तो बिल्कुल मत करें, केवल जैविक पे आ जाएं, जैविक तरीके से खेती करें, उसे कहा जाता है जैविक कृषि। कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, ये भी बात सही है कि कृषि जो अपशिष्ट है उसको खेत में जलाए नहीं, उसमें पानी चला के उसको निराई गुनाई करवा के उसको उसी में सड़ा दे, ये क्या होता है? जैविक खेती की विशेषता होती है। तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं है। अगला प्रश्न कर रहा है कि कुमारी कमला को वर्ष 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? प्रश्न सीधा सीधा ये पूछना चाहता है कि कुमारी कमला किस खेल के लिए, किस नृत्य के लिए जाने जाती हैं? तो जो कुमारी कमला हैं वह जाने जाते हैं आपका भरतनाट्यम के लिए। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो केरल का है, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किताब मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है? यानी कि कौन सी किताब मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है? तो वह लिखा गया कौन? अनटचेबल, अनटचेबल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बात और बताएंगे आप हमें, जो आपका द सुटेबल बॉय,
किसकी पुस्तक है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और लिख दिया गया है किंतु ये और नहीं है, दो है। द सुटेबल बॉय। तो द सुटेबल बॉय किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है विक्रम सेठ का। विक्रम सेठ, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कराए कि मेरठ के सिपाही को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के फाटक पर पहुंचे। मेरठ के सिपाही को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के फाटक पर पहुंचे थे, यानी कि कब? जो 1857 की क्रांति थी उसके नेता कब मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए पहुंचे थे? तो वह पहुंचे थे आपका 11 मई 1857 को। 10 मई 1857 को यह क्रांति शुरुआत होती है और अगले ही दिन बहादुर शाह जफर से मिलने दिल्ली पहुंच जाती है। सॉरी, लाल किले पर ना, अगले ही दिन लाल किले, वही दिल्ली के लाल किले पे ही पहुंच जाती है, ठीक है। और वहां से अपना इस आंदोलन का नेता चुन लेती है, ठीक है। किंतु अंग्रेज उन्हें पकड़कर रंगून भेज देते हैं और जहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पे उनकी कब्र भी है। आगे कह रहा है कि भारत में सामाजिक समूहों के संबंध में पीवीटी जीएस का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होगा आपका पीवीटी जीएस। पीवीटी जीएस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर सी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इसके क्या है? पूरा नाम है। अगला प्रश्न कराए कि बैंक को अपने पास तरल संपत्तियों के रूप में कुछ आरक्षित मुद्रा कोष रखना आवश्यक होता है, जिसे कहा जाता है। यानी कि जो बैंक नियम होता है, बैंक नियम के तहत सभी बैंक अपने पास कुछ आरक्षित मुद्रा रखती है और कुछ आरबीआई के पास जमा भी करती है। तो जो अपने पास रखती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सांविधिक चल निधि अनुपात। सांविधिक चल निधि अनुपात। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण और धर्म की अबोध रूप से आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो धर्म को अबोध रूप से और अंतःकरण की जो मानने की, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता है वह आपका है अनुच्छेद 25 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक नाटक में हेमा ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी। यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 कि वे बस्तियां जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं कहलाती हैं। वे बस्तियां जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं कहलाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? संहत बस्तियां। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में कॉफी के उत्पादन में अग्रणीय देश कौन सा है? तो जो कॉफी उत्पादन में अग्रणीय देश है वह है आपका ब्राजील। सबसे अधिक कॉफी यहीं पर उत्पादित होता है। अगला प्रश्न कराए कि निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे। तो जो जयपुर शहर की स्थापना किया था सवाई जयसिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सवाई जयसिंह द्वितीय, ठीक है। और जयपुर को एक अन्य नाम से जानते हैं, वो किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे, इसे कहा जाता है पिंक शहर यानी कि गुलाबी शहर, ठीक है। पिंक शहर या फिर
गुलाबी शहर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। देखिए अभी हमारा एक क्लास हुआ था यूपी जीके का शाम को 7 बजे। अगर उस क्लास को आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन में कोई समस्या होने की बात नहीं है। तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा का जो मिलन होता है वह देवप्रयाग में होता है और यहीं से इन नदियों का नाम क्या पड़ जाता है, गंगा नदी पड़ जाता है। ठीक है, चलिए गंगा नदी नाम पड़ जाता है। अच्छा, ये देवप्रयाग है कहाँ जी, किस राज्य में है? तो आपको पता भी होना चाहिए कि जो देवप्रयाग है वो आपका उत्तराखंड राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? तो जो शास्त्रीय नृत्य कथक है वह कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो यह उसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। ठीक है, चलिए और ये किसके संरक्षण में विकसित हुआ था? ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कथक जो नृत्य है किसके संरक्षण में यह विकसित हुआ था? तो अवध के अंतिम नवाब थे। अवध जो राज्य था, अवध के जो अंतिम नवाब थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह। नाम सुने होंगे आप लोग, वाजिद अली शाह, इन्हीं के संरक्षण में विकसित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 का है कि निम्न में से कौन से देश, ए 1 नहीं होगा, ये आई है। ठीक है, ये आई है आपका, ठीक ना। I2U2 शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। तो I2U2 जो शिखर सम्मेलन का हिस्सा है वह कौन सा है? I फॉर इंडिया और I फॉर इजराइल। तो 2 बार I हो गया, तो I2 और U फॉर UAE और U फॉर USA, यानी कि 2 बार U भी हो गया। तो I2U2 ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 1983 में अधिकतम रन बनाए थे? देखिए तो 1983 में जो विश्व कप हुआ था उसमें किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक रन बनाए थे? तो बनाए थे कौन? उस समय के कप्तान कपिल देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और जब ये बात आ गई है तो एक प्रश्न और पूछ सकता है कि यह विश्व कप किसके किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो ये आप बताएंगे कि यह विश्व कप फाइनल में भारत और किसके बीच हुआ था? भारत और किस देश के बीच यह मुकाबला हुआ था? अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्र घाट कहा जाता है? ये 3 नहीं है। ठीक है, अमित्र घाट किसे कहा जाता है? तो अमित्र घाट कहा जाता है किसको? बिंदुसार को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और ये बिंदुसार कौन थे? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? पुत्र थे। और इनका पुत्र था कौन? अशोक। ठीक है, इसीलिए बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र और एक योग्य पुत्र के योग्य पिता हैं। यह बिंदुसार के लिए यह शब्द कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1996 में स्पेन के मोनार्क में अंडर-10 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय था? तो 1996 में स्पेन के मोनार्क में अंडर-10 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप
यह जीतने वाला पहला भारतीय था हरि कृष्णा, पी हरि कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। तो सौरमंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है कौन है, यूरेनस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यूरेनस इसी को कहा जाता है हिंदी में कौन सा ग्रह, अरुण ग्रह। ठीक है, नाम से कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे। ठीक है, और इसका तापमान कितना होता है अरुण ग्रह का, तो इसका तापमान आपका होता है -224 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। अगर आप यूपी जीके का क्लास पढ़े होंगे तो फिर भी इसमें कोई समस्या नहीं होगा। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, सूची वाला है, ये भी यूपी जीके से प्रश्न लिया गया है। ठीक है, यूपी जीके से प्रश्न लिया गया है। मिलाइए, कह रहे काली मिट्टी के बर्तन, तो काली मिट्टी के बर्तन आजमगढ़ के लिए होता है ब्लैक पॉटरी। ठीक है, जो काली मिट्टी के बर्तन है यानी कि ब्लैक पॉटरी है वो कहाँ का है, आजमगढ़ का। आप कहेंगे कि आजमगढ़ तो किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आजमगढ़ का एक शहर का नाम दिया है निजामाबाद। खासकर आजमगढ़ के निजामाबाद में बनता है काली मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पे बनते हैं, खुर्जा में। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते हैं, खुर्जा में। ठीक है, पीतल नगरी किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है मुरादाबाद को। और सीसा शिल्पकृत यानी कि सुहाग नगरी फिरोजाबाद। ठीक है, चूड़ी उड़ी सब फिरोजाबाद से निकल के आती है, इसलिए इसे कहा जाता है सुहाग नगरी। तो कौन सा कोट सही होगा, तो पहला का 4, दूसरा का 2, तीसरा का 1, चौथा का 3। 42-13 जहाँ पे होगा आपका सही है। कहाँ पे है 42-13, 42-13 ऑप्शन नंबर बी पे है, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले मरीन का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत के पहले मरीना का निर्माण किया गया था। मरीना का निर्माण भारत में सबसे पहले कहाँ पर किया गया था, तो वह किया गया था कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक में भी कहाँ, तो कर्नाटक के एक जिला पड़ता है जिसका नाम है उडुपी। कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम है उडुपी, तो इसी उडुपी जिले में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और मरीना का अर्थ क्या होता है, मरीना मतलब होता है क्या, बंदरगाह। ठीक है, नाम से कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। कि 20 फरवरी 2023 तक गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव भारत की आधिकारिक यात्रा पे थे, और 22 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, कोई गलत नहीं है। ठीक है, कोई गलत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि फरवरी 2023 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निम्नलिखित में से ओडिशा के किस शहर में एक 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। ठीक है, फरवरी 2023 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निम्नलिखित में से ओडिशा के किस शहर में एक 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। तो किस शहर में, ओडिशा के किस शहर में, तो ओडिशा के जाजपुर में, ओडिशा के जाजपुर में इसकी खोज हुई है।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहे कि इसरो ने हाल ही में विद्युतीय चुंबकीय व्यवधान और योग्यता संबंधी सफल परीक्षण किया है। वह परीक्षण संबंधित था, ये सबको पता है कि चंद्रयान 3। कौन सा था? चंद्रयान 3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित HD 3385 निम्न में से किस फसल की किस्म है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित HD 3385 किसका किस्म है? तो वह किस्म है आपका गेहूं का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो अब ये जो आयोजन किया गया था वह किया गया था इंदौर में। कब किया गया था? तो 8 से 10 जनवरी। ठीक है, 2017वां 2023 में हुआ था ना, 2023 में। हाँ ठीक है, 2023 में किया गया था। ठीक है, एक प्रश्न और मैं आपसे पूछ लूं, कहाँ गया, कौन सा प्रश्न? हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है कब? तो आपका मनाया जाता है 8 से 10 यानी कि 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आज के टोटल 38 प्रश्नों को हमने